हेलो स्टूडेंट्स, टेक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चंस हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। चलिए, तो यहाँ पे ये 3 फिगर हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी शोन इन द गिवन फिगर ए, बी एंड सी। और ये ए, बी, सी ये तीनों फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो लीव्स का कैसे अरेंजमेंट है स्टेम में वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन में ए अल्टरनेट, बी वर्ल्ड, सी अपोजिट। दूसरे ऑप्शन में ए वर्ल्ड, बी अल्टरनेट, सी अपोजिट। तीसरा ऑप्शन में ए अपोजिट, बी अल्टरनेट, सी वर्ल्ड। और लास्ट ऑप्शन है ए अल्टरनेट, बी अपोजिट, सी वर्ल्ड। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए अल्टरनेट। आप देख रहे हैं कि ये लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है ना। सेम एक्सेस से ये अराइज नहीं हो रहा है, सेम नोड से। यहाँ पे आप ज़रा देख लीजिए, बी में बिल्कुल अपोजिट है। एक लीव्स और दूसरे लीव्स दोनों एक ही नोड से अराइज हो रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं। और सी वर्ल्ड यानी कि आप देख रहे हो सिंगल नोड से ही सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं, वर्ल्ड जैसा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि पहला का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए अल्टरनेट, बी अपोजिट, सी वर्ल्ड। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ अ गिवन फिगर इज सॉलिड एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। आइडेंटिफाई द फिगर एंड लेबल मार्क्ड एज ए एंड बी। तो ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, दिस इज द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ अ गिवन फिगर। जिसका भी ये है ये इंटरसेलुलर मटेरियल है और इंटरसेलुलर मटेरियल इस फिगर का सॉलिड है और रेसिस्ट कर सकता है कंप्रेशन को। तो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ये फिगर किसका है और ए और बी इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि फिगर जो है ऑप्शन ए का फिगर में कार्टिलेज, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेजन को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ड्रोसाइट को। बी ऑप्शन में आप देखते हैं तो फिगर है कार्टिलेज, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेजन को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ड्रोक्लास्ट को। ऑप्शन सी में जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बोन को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ड्रोक्लास्ट को। और लास्ट ऑप्शन जो आपका है उसमें फिगर बताया जा रहा है बोन का फिगर है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेजन फाइबर और बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्टियोब्लास्ट। तो आपको बताना है कि ये फिगर किसका है और ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से बताइए कि ये 4 ऑप्शंस में से सही जवाब कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिगर रिप्रेजेंट कार्टिलेज। कार्टिलेज का ये फिगर है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कह दिया गया है गिवन फिगर इज सॉलिड एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। ए जो है वो है कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स है जो कि प्रोटीन फाइबर है। और बी जो है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग साइट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। डैश इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शन ए SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Option B hormones. Option C lysosome. Option D Golgi apparatus. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डैश इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हॉर्मोन्स, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल लिपिड बनाता है, जबकि गोल्जी अपैरेटस में ग्लाइकोसाइलेशन होता है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाला प्रोटीन हो या लिपिड हो, वो गोल्जी अपैरेटस में जाकर ही पैक होता है और उसका सिक्रीशन होता है इन दी वेसिकल्स। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन भी गोल्जी अपैरेटस में ही होता है, यानी कि जो ग्लूकोज है उसका एडिशन हो जाता है प्रोटीन या फिर लिपिड में। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन गोल्जी अपैरेटस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है। STD, VD, UTI are, option number A, devices which are used to delay the pregnancy. Option B, infection which are caused by food contamination. Option C, diseases which are transmitted through sexual intercourse. And option number D, action plans and programs to create awareness about various reproductive related health and problems. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। STD, VD, UTI, delay devices which are used to delay the pregnancy. Option B, infections which are caused by food contamination. Option C, diseases which are transmitted through sexual intercourse. और ऑप्शन डी, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, VD वेलनियर डिजीजेस, वेनीरियल डिजीजेस जिसको कहा जाता है, यूट्रीन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे बीमारी हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट RNA। RNA के अगेंस्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू इवॉल्व इन द लिविंग वर्ल्ड। RNA was the first genetic material to evolve in the living world. Option B, apart from being a genetic material, it is also a catalyst. Option C, DNA evolved from RNA with chemical modification. Option number D, RNA being a catalyst is non-reactive and stable. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। RNA was the first genetic material to evolve in the living world. Apart from being a genetic material, it is also a catalyst. DNA evolved from RNA with chemical modification. RNA being a catalyst is non-reactive and stable. तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज RNA being a catalyst is non-reactive and stable. आपको पता है कि RNA is very very reactive and it is unstable. तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट दी RNA। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। आई होप आपका ये 5 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, पाँचों के पाँचों सही हो। और अगर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो तुरंत के तुरंत आज ही NCERT के बुक से क्लियर कर ले, पढ़ाई कर ले, उसको लर्न कर ले, ताकि नेक्स्ट बार जब भी उससे क्वेश्चन आए अगली बार गलत ना हो। तो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और बच्चों जितना भी समय है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में विथ न्यू क्वेश्चन, न्यू चैलेंज। थैंक यू।